हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, जो कि है वेजेस से रिलेटेड। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में यहाँ पर हम काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और जितना पार्ट हमने कंप्लीट किया है, बिलीव मी, उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी स्किप करने की कोशिश किया। एंड अगर ऐसा कुछ होगा भी जो स्किप हो रहा है, तो आप लोग मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। वैसे मैंने अपनी साइड से पूरा कंप्लीट करने की कोशिश किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले अगर बात करें कि लेक्चर किस बारे में है, तो ये है आपका वेजेस टॉपिक पर। अब हम इसके आगे कुछ एक्ट्स पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इंडिया में किस तरह की लेबर पॉलिसीज आई हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम लेबर कोड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाएगा लेबर पॉलिसी का इंडिया में। तो 5 ईयर प्लान से हम लोग अब न्यू लेबर कोड्स तक आ चुके हैं। तो वही हम देखेंगे हमारे पूरे वीडियो में। तो सबसे पहले बात होगी कि क्या फिलोसॉफिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है इंडियन लेबर पॉलिसी का। गाइज, आपको पता है जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे, तो सबसे पहले अगर हमारी जो मूवमेंट्स हो रही थी, ठीक है, उसमें कौन से वर्कर्स थे जो कि इन्वॉल्व रहते थे देश की आज़ादी के लिए या देश के लिए। तो वो रहते थे हमारे जो यहाँ पर कैजुअल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, ठीक है, हुकर्स थे। तो ये लोग आपको मिल जाएंगे हॉकर्स। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इंडिया की जो लेबर पॉलिसी है, वो दो इंटरवाइंड पिलर्स के ऊपर डिपेंडेंट करती है। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल विजन क्या है एक वेलफेयर स्टेट का, और दूसरा कि क्या हमारी कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड थियरी रहेगी इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में एक यहाँ पर यूनिक ब्लैंड आ रहा है आइडियलिज्म का, कि एक वर्कर और एक एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप बेस्ट किस तरह से होगी, साथ में रियलिज्म का, कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली अराइज होती हैं और कैसे हमें उन्हें रिजॉल्व करते हुए चलना है। तो अब पहला पार्ट आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है लेबर वेलफेयर के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें हमने देखा कि एक यहाँ पर सोशल चार्टर बनाया गया सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है। तो बेसिकली एक सोशल चार्टर की तरह ये काम कर रहा है, जिसमें कि हम नॉर्मेटिव बेसिस बता रहे हैं लेबर पॉलिसी के लिए, नॉर्म्स यहाँ पर कि क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। अब डीपीएसपीज आपको पता है लीगली एनफोर्सेबल नहीं होती हैं, बट ये एक प्रिंसिपल्स, एक फिलोसफी की तरह काम करती हैं कि हमारे स्टेट को ये इन्फॉर्म करिए, डायरेक्ट करिए दैट यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एंड देन मेक योर लॉज, देन यू हैव टू एडमिनिस्टर पीपल। तो यहाँ पर ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये लेजिस्लेटिव इंटेंट को शेप करती हैं और गवर्नेंस देखती हैं लोकल लेबर स्फेयर में। ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि अगर इनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो किसी को भी पनिश किया जा रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें किस तरह से गवर्न करना है वो देखा जाता है। और जब हम लेबर की बात करें, तो लेबर के स्फेयर में भी सेम चीज जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास में की प्रोविजंस में आता है आर्टिकल 39E, जो बोलता है कि हमें वर्कर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, उनकी स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करना है, ताकि किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन उनका ना किया जाए। ऐसा ना हो कि बोला तो जा रहा है ऑन पेपर्स कि हमने लेबर को 7 घंटे के लिए यहाँ पर रखा है काम पर, बट काम उनसे 12 से 14 घंटे करवाया जा रहा है। जैसे अभी जब वर्क फ्रॉम होम वाली पॉलिसीज स्टार्ट हुई, ठीक है, तो हमने देखा कोविड-19 के टाइम पर स्पेशली ये चीज देखी गई। इवन अभी भी क्या होता है, जो वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज होते हैं, कंपनी उनसे कहती है आप घर पर काम करो, और फिर बोलेंगे कि नहीं, अब आपको यहाँ पर 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है क्योंकि आप ऑफिस नहीं आ रहे। तो ये चीजें ना एक्सप्लॉइटेशन में आ जाती हैं। अब आती है आर्टिकल 24, जो कि बोल रहे हैं कि भाई जो भी हमारे हजार्डस ऑक्यूपेशंस हैं, इसमें चाइल्ड लेबर को आपको प्रोहिबिट करना है पूरी तरह से। किसी भी उम्र के बच्चे आपके हजार्डस ऑक्यूपेशंस में नहीं आएंगे। फिर आती है बात आर्टिकल 43A की। तो 42nd अमेंडमेंट यहाँ पर हुआ था 1976 में। अमेंडमेंट्स अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ने जाओगे, तो अमेंडमेंट्स 42nd, 43rd, 44th, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट में वर्कर के पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंडेट कर दिया, इन्होंने मैंडेटरी बना दिया। और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक के अंदर ले आए कि भाई अब देखो इंडस्ट्रीज, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश यहाँ पर डेमोक्रेटिक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू आल्सो वर्क एज अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर लेबर के वेलफेयर के बारे में भी आपको सोचना है और उनकी बात का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है।
अब एमरजी इरा आई यहाँ पर, इमरजेंसी इरा, जिसके बाद में ऑफ कोर्स ये 42nd अमेंडमेंट आया था। तो इन्होंने दिखाया कि कैसे जो लेबर राइट्स हैं उनको हम ब्रॉडर पॉलिटिकल शिफ्ट्स के साथ में टाई कर देते हैं। तो कुछ फंडामेंटल थियरीज हमें देखने के लिए मिलती हैं हमारे लेबर वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो फाउंडेशनल थियरीज हैं, जिन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन बताया। तो पुलिस थियरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बताया था, अब यहाँ पर एक और बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो कॉन्फ्लिक्ट है लेबर और कैपिटल के बीच में वो परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट है, लॉन्ग टर्म तक ये हमेशा चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? अगर लेबर को ज्यादा वेजेस देंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और बिजनेसेस का काम तो प्रॉफिट जनरेट करना ही है। तो किस तरह से बैलेंस बनाया जाए? तो ये इंडिविजुअल्स को यहाँ पर इनहेरेंटली सेल्फ इंटरेस्टेड मान रही है कि ये लोग तो अपने बारे में ही सोचेंगे, और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए जो कि डिसिप्लिन को एनफोर्स करे। तो वेलफेयर मेजर्स यहाँ पर हम किस तरह से ले रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रियल पीस लेकर आना है और अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन कराना है, और जेन्युइन पार्टनरशिप होनी चाहिए वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। वर्कर्स अपने इंटरेस्ट का सोचेंगे, एम्प्लॉयर्स अपने इंटरेस्ट का, लेकिन स्टेट को यहाँ पर एक पुलिस की तरह काम करना है और कोशिश करनी है कि इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करते हुए यहाँ पर प्रोडक्शन कभी रुके ना, आराम से होता रहे और जेन्युइन पार्टनरशिप बने आपकी। लेकिन वो जेन्युइन पार्टनरशिप जो है, ठीक है, वो यहाँ पर ये लोग आपकी वेलफेयर मेजर्स में नहीं लेकर चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि जैसे पुलिस थ्योरी में क्या देखा था हमने कि इनसे काम करवाना है ना। तो यहाँ पर एक इंसान है या एक पुलिस होती है, वो क्या करती है, पुलिस हमसे यहाँ पर डंडा दिखाती है। इंडिया में तो यही रूल है पुलिस का। तो ये वही चीज बोल रहे हैं। देन आ जाओ डाइकोटोमी पर। तो डाइकोटोमी में क्या पढ़ोगे आप? डाइकोटोमी में आप देखोगे कि जो लेबर पॉलिसी है वो कॉन्स्टेंटली नेविगेट कर रही है कि भाई क्या टेंशन्स हमारी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म, कॉपरेशन और प्रैग्मेटिक रियलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बीच में। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म की क्यों बात कर रहे हैं? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो अनटचेबिलिटी एकदम खत्म हो चुकी है इंडिया से। अगर यहाँ पर रूल्स बनाए गए हैं तो डेफिनेटली देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो क्या सच में ऐसा होगा? अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लेडी थी हु वाज फ्लड अफेक्टेड, ओके। अब वो फ्लड अफेक्टेड थी एंड स्टिल दीज लेडीज वर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग। एंड व्हेन उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, जिसका एक आपका न्यूज एजेंसी है, वो उनसे पूछ रहे थे कि बताइए आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बोले यार ये जो हमें खाना दे रहे हैं ना, वो ऐसे हाथों से दिलवा रहे हैं जिनसे हम खा भी नहीं सकते। उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कि भाई खा नहीं सकते हैं, ऐसा क्या हो गया, मतलब गंदे हाथ हैं, अनहाइजीनिक है, क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं नहीं, ये अनटचेबल्स दे रहे हैं खाना, इसलिए हम नहीं खा सकते। तो उन्होंने भी, रिपोर्टर ने उनको समझाया कि भाई आप यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है, एंड यू आर जजिंग पीपल ऑन द बेस्ड ऑफ देयर कास्ट। जो लोग आपको यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, जो सर्व कर रहे हैं, आप स्टिल उन्हें जज कर रहे हो, और जज करते करते आप उनको इंसल्ट कर रहे हो। ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियलिज्म है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो चुकी है, हमने एक राइट बना दिया, फंडामेंटल राइट, लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ है। तो कॉपरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, एंड प्रैग्मेटिक रियलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमें करना है, रोल ऑफ द स्टेट। अब स्टेट जो है वो साइमल्टेनियसली एक्ट करेगा एज अ रेगुलेटर ऑफ लेबर रिलेशंस। तो यहाँ पर हमें मीडिएटर्स देखने के लिए मिलते हैं डिस्प्यूट्स में। रेगुलेटर्स जो हैं लेबर रिलेशंस के, वो कैसे काम कर रहे हैं? एज मीडिएटर, ठीक है, कि भाई ना ये पार्टी, मैं दोनों की तरफ से न्यूट्रल हूं और दोनों की बात सुनकर यहाँ पर डिसीजन लूंगा। प्रोवाइडर ऑफ वेलफेयर सिस्टम्स, तो सोशल सिक्योरिटी की तरह काम करेंगे कि भाई यहाँ पर हम अलग अलग स्कीम्स लेकर आ रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई। फिर मार्केट रेगुलेटर, तो हमें ग्रोथ और प्रोटेक्शन बैलेंस कर कर चलना है। ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ हाइपर हो जाए या फिर ग्रोथ हैम्पर हो जाए, सॉरी हाइपर नहीं, ग्रोथ हैम्पर हो जाए इंडस्ट्री की। ना ही हमें ऐसे काम करना है कि हम यहाँ पर अपनी लेबर को एक्सप्लॉइट होने दें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोनों के बीच में एक अपना जो रेगुलेशन है वो मेंटेन करना है। साथ में गवर्नमेंट खुद भी तो एम्प्लॉयर है, जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है। नेक्स्ट आते हैं प्लान्ड डेवलपमेंट। अब प्लानिंग कमीशन आपको पता है बैठते थे, तो टोटल 12 प्लानिंग कमीशन है इंडिया में जो कि हुए थे। उसके बाद नीति आयोग आ गया था।
तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई लेबर पॉलिसी जो है वो इंडिया के 5 ईयर प्लान्स में किस तरह से डिस्कस की गई है और यहाँ पर किस तरह से उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरी को प्लान किया है, शेप किया है। तो लेबर पॉलिसी इवॉल्व हुई है स्टेप्स में कि भाई हमें यहाँ पर नेशन की इकोनॉमिक फिलोसफी पर ध्यान देना है। तो पहले क्या था आपका, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और अब क्या है, अब आपका लिबरलाइज मार्केट्स हैं। एलपीजी इरा से पहले तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ही सारी चीजें मेंटेन करके चलती थी ना, कि कौन सी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, कितना यहाँ पर आपके पास में बेसिकली हर चीज पर कंट्रोल था, है ना, गवर्नमेंट का। अब ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स की अगर हम बात करें तो 1951 से 56 फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स आपके होते हैं। कंटेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि पोस्ट पार्टीशन अब हमें रिकवरी करनी थी। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि देश में एकदम फेमाइन्स आते रहते थे और लाखों लोग फेमाइन से ही मर जाते थे। तो यहाँ पर हमें इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे ना, तो वो सारी वेल्थ इंडिया से ले जा चुके थे। ठीक है, दो चीजें थी, ब्रिटिशर्स इंडिया से गए क्यों, ये दो चीजें पता है। सबसे पहले क्या रीजन था, सबसे पहला रीजन था कि ब्रिटेन जो था अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में खुद ही एकदम खराब हो चुका था, उसकी खुद की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी। तो उसके पास इतनी आर्मी या उस सब चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए नहीं था कि लोग यहाँ पर मूवमेंट्स करें, उनको मारे, उनके लिए पैसा निकालें। दूसरा, इंडिया को भी इन्होंने एकदम गरीब देश बना दिया था, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया था। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिला कि जब वो लोग छोड़कर गए इंडिया को, तो इन्होंने दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया इंडिया को, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश भी तब ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो ऐसी सिचुएशन में अब वॉर्स भी हो रहे हैं। जैसे ही हमारी इंडिपेंडेंस आई, तुरंत हमारा 1947 का पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था, क्योंकि वो JNK आपका कैप्चर करना चाह रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में और गरीबी आ गई देश में। तो उस टाइम पर जब हमें पोस्ट पार्टीशन रिकवरी करनी थी, रिफ्यूजी क्राइसिस आ चुका था इंडिया में, है ना। अब ये आप देख रहे हैं पार्टीशन की वजह से कितना बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, फूड शॉर्टेजेस हो गई थी। तो हमारा जो फोकस था वो इंडस्ट्रियल हार्मनी और बेसिक वेलफेयर पर था। बी इन द शूज ऑफ देन गवर्नमेंट, देन लीडर्स एंड दोज पॉलिटिशियंस एट दैट टाइम, आइदर इन ऑपोजिशन और बी इन पावर। सबका आप सोचो मेंटली वहां पर कितने बड़े चैलेंजेस थे देश के सामने, और जिस लेवल पर आज करप्शन चलता है ना, उस लेवल का करप्शन अगर तब चल रहा होता, तो क्या आज भारत वो बन पाता जो आज भारत बन चुका है। ये सोचो कभी। ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन हुआ मिनिमम वेजेस एक्ट का, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो यहाँ पर हमने रियल वेजेस को रिस्टोर किया, एम्फेसाइज किया कि भाई हमें यहाँ पर एटलीस्ट जो हमारी वर्किंग कंडीशंस है उन्हें इम्प्रूव कर देना चाहिए, प्रोडक्टिविटी पर हमारा फोकस तभी आएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि कम से कम मिनिमम वेजेस तो डिसाइड करो। ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर कुछ भी देते थे, और कुछ नहीं भी देकर ना सिर्फ लात घूंसे भी दे देते थे। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हमारे खुद के देश के लोग हैं, इन्हें एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए सबसे पहले आया मिनिमम वेजेस एक्ट। एंड एट द टाइम इन्फ्लेशन वाज आल्सो वेरी हाई इन द कंट्री। देन आती है बात सेकेंड प्लान की। सेकेंड प्लान आपका कब आया, 1956 से 1961 में आया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर फोकस किया गया। अब बोला इन्होंने कि भाई देखो हमें ना रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा देश का, तभी कहीं जाकर इकोनॉमी अपलिफ्ट हो पाएगी। तो मैलोनोबिस का यहाँ पर मॉडल जो है वो फॉलो किया गया। अगर बात करें लेबर पॉलिसी की, तो ये ना आपको 5 ईयर प्लान जो है, मैं इकोनॉमिक के क्लास में इसमें आपको करवा दूंगी अच्छे से। ठीक है, अभी तो नहीं कर रहे, अभी इसको इकोनॉमिक की क्लास में कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ लेते हैं। तो लेबर पॉलिसी में हमने देखा कि स्टेबिलिटी आने लग गई इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, इनिशिएटिव्स लिए गए। अब यहाँ पर ट्राइपार्टाइट वेज बोर्ड्स बनाए गए। ट्राइपार्टाइट वेज बोर्ड्स क्यों बनाए गए, ट्राइपार्टाइट आपको मैंने बताया था तीन कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, राइट। तो स्टेट था हमारा, एम्प्लॉयर और वर्कर्स, वर्कर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, ट्रेड यूनियंस कर रहे थे। ट्रेड यूनियंस रजिस्टर कैसे हो रहे थे एक बार बताना। तो यहाँ पर 7 लोगों को जाना था ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर, राइट। चलो आगे बात करते हैं। तो एक्सपेंशन हो गया हमारा यहाँ पर ईपीएफ कवरेज का। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इनिशिएटिव आया। फिर आया थर्ड प्लान। अब थर्ड प्लान में क्या होता है, 1961 से 66 और फोर्थ प्लान हमारा 1969 से 74। ठीक है, अब आपको पता है ये 3 साल जो थे ये हमारे क्या थे, 3 इयर्स का हॉलीडे लग गया था। तो वो वाले 3 साल तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो क्राइसिस और कंसोलिडेशन हुआ, वॉर्स हुए, है ना।
वॉर्स के बाद में ड्रॉट्स आ गए, ड्रॉट्स के बाद में डिफेंस प्रायोरिटीज आ गई कि भाई अब तो डिफेंस में पैसा भी देना पड़ेगा, डिफेंस में लोगों को लाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ऐसे में सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी नॉर्म्स पर ध्यान दिया गया। प्रपोजल हुआ कि हमें स्टैट्यूटरी पेंशन कम ग्रेचुटी स्कीम्स लेकर आनी। ग्रेचुटी क्या होता है कि जब कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहा है आफ्टर अ सर्टेन एज, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया और अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देती है जो कि एक गिफ्ट की तरह होती है उनके लिए कि उन्होंने इतने साल इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है। फिर यहाँ पर नेशनल माइन सेफ्टी काउंसिल बनी और लेबर इंटेंसिव पब्लिक वर्क्स जो थे उनको प्रमोट किया गया फोर्थ प्लान में। फिफ्थ प्लान पर आते हैं। तो यहाँ पर अब हमने फिफ्थ से सेवंथ प्लान देखना है जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई। तो फिफ्थ प्लान में आया गरीबी हटाओ। ये तो आपने सुना ही होगा, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया हुआ बहुत फेमस स्लोगन है ये। तो यहाँ पर हमारा एम्फेसिस था कि हमें मास एम्प्लॉयमेंट करनी है और साथ में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर लेबर इन्फोर्समेंट करनी होगी। तो मास एम्प्लॉयमेंट की बात हुई यहाँ पर, ओके। और लेबर लॉ को हमें क्या करना था, इनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना था और स्ट्रॉन्गली इनको एनफोर्स भी करना था। ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दिया, ध्यान भी रखना था। फिर आते हैं सिक्स्थ प्लान। सिक्स्थ प्लान में क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारे लिए कुछ स्पेशल टारगेटेड प्रोग्राम्स आए, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या आया, ट्राइसेम आया। तो ट्राइसेम में क्या बात हुई, ट्राइसेम में आपके लिए बात हुई गई कि भाई हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि ट्रेनिंग करें हम रूरल यूथ की, ताकि वो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले पाए। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ठीक है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो यहाँ पर इसकी भी बात की गई जिसको 1979 में लेकर आए थे। इसके अलावा स्पेशल फोकस किस पर किया गया, स्पेशल फोकस किया गया हमारी वीमेन पर और एजुकेटेड एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड लोगों पर। जैसे अभी सिचुएशन चल रही है ना कि जो लोग एम्प्लॉयड काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं उनके लिए बहुत अच्छे लेवल के जॉब्स नहीं है, राइट। तो वैसा ही सिचुएशन तब भी था। तो इसी वजह से यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाने की भी बात हुई। नेक्स्ट आ जाओ सेवंथ प्लान। तो यहाँ पर हमने रिकॉग्नाइज किया कि भाई अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने लग गए हैं, तो हमें अपनी लेबर को और यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना होगा एंड रीट्रेन करना होगा। फिर आता है एट्थ प्लान से लेकर ट्वेल्थ प्लान तक। तो ट्वेल्थ प्लान हमारा लास्ट था, इसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी, बीच में ही आ गई थी, तो इन्होंने यहाँ पर नीति आयोग के फॉर्मेशन की बात कर दी थी। तो एट्थ प्लान बात करता है कि भाई अब यहाँ पर हमें पोस्ट 1991 जो रिफॉर्म्स आए हैं उसके लिए लेबर मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी अलोंग साइड वर्कर प्रोटेक्शन। तो अब हम केवल वर्कर के प्रोटेक्शन पर काम नहीं कर रहे, अभी तक हम वर्कर्स के प्रोटेक्शन की ही मेजर बात कर रहे थे, अब हम इंडस्ट्रीज को भी ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। फिर बोला गया नाइन्थ प्लान के लिए कि अब जितनी भी लेबर लॉज हैं इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करो अपने इनफॉर्मल वर्कर्स को, ठीक है। टेंथ प्लान है कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करना है और यूनिवर्सल हेल्थ केयर को। 11th प्लान में हम इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस करने लग गए। वोकेशनल ट्रेनिंग आपको पता है ना, जैसे यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने 12th पास किया तो 12th पास कर कर वो कॉलेज नहीं जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए ट्रेनिंग ले ली उन्होंने, तो अब वो एक इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे, तो डायरेक्टली वो यहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट कर कर एक उनको जॉब मिल जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर काम में। और यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात हुई। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर काम किया गया, आईटी और टूरिज्म जो थे वो यहाँ पर जॉब इंजन्स बन गए। देन आता है ट्वेल्थ प्लान। ट्वेल्थ प्लान में हमारा फोकस था कि हमें स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, स्टेट स्किल मिशन आए और नेशनल लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एम्फसाइज किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद आया हमारा नीति आयोग। अब नीति आयोग जब आया था, ऑल्दो अभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई नीति आयोग जो है वो भी कुछ खास काम कर नहीं रहा, लेकिन नीति आयोग आया इसलिए था कि प्लानिंग कमीशन को बोला गया कि अब ये एक डेड बॉडी की तरह है, कुछ खास काम तो करती नहीं है, एक काम करते हैं रिफॉर्मेशन लाते हैं और चेंज कर कर नीति आयोग लेकर आते हैं। फिर ये नीति आयोग लेकर आए, नीति आयोग भी 2-4 रिपोर्ट्स तो दे देती है, बाकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रोल तो इनका भी नहीं दिख रहा। एनीवेज, तो यहाँ पर 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से।
शिफ्ट हमारी क्या हुई कि पहले क्या था, टॉप डाउन सेंट्रलाइज प्लानिंग होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोला गया कि नहीं नहीं, हम ना बॉटम अप स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर वर्क करेंगे। फिर यहाँ पर नीति आयोग की स्ट्रेटेजी थी कि भाई हमें यहाँ पर एक न्यू इंडिया बनाना है एट 75, जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि लेबर रिफॉर्म्स यहाँ पर क्रूशियल हो ग्रोथ के लिए। अब फेडरलिज्म क्या होती है ये आपको पता है, फेडरल क्या होता है, स्टेट्स के लिए यूज करते हैं हम वर्ड, राइट। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या बात हो रही थी, ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर जो सेंटर है और जो स्टेट है ये मिलकर काम करेंगे और ये साथ में मिलकर एक फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप बनाएंगे, जिसमें कि जो नेशनल चैलेंजेस हैं उन्हें केटर किया जाएगा, उन्हें यहाँ पर हम आउटकम लेकर आएंगे, ऐसे उन्हें एड्रेस करेंगे कि हमारे पास बेटर आउटकम्स आए, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पर बॉटम अप और टॉप डाउन में क्या होता है, देखो टॉप डाउन में होता है कि अगर मान लो कोई कंपनी सोचकर चलो, अब कंपनी ने यहाँ पर सीईओ ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई प्लान बनाया और फिर इसके एम्प्लॉइज को यहाँ पर बात पहुंचा दी, ठीक है। लेकिन बॉटम अप में क्या होगा, बॉटम अप में हम ये देखेंगे कि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो लोगों से निकल कर आ रही हैं, लोगों की जरूरतों के हिसाब से आ रही हैं, और यहाँ पर हम जैसे स्टेट्स की पॉलिसीज हो गई या फिर यहाँ पर हमारे पास में कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज आ गई जो हमें लग रहा है कि भाई बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो हम उनको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच की बात होती है। तो नीति आयोग ने क्या बोला, नीति आयोग ने बोला कि यहाँ पर जो हमारे प्लान्स रहेंगे वो विलेज लेवल से शुरू होंगे। कहाँ से शुरू हो रहे हैं, विलेज लेवल से, और विलेज लेवल से लेकर हम इनको नेशनल पॉलिसीज तक कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच यूज नहीं करेंगे जो हमारी टॉप टू डाउन में जा रही थी, रेदर यहाँ पर अलग अलग रीजन, अलग अलग यहाँ पर जिस तरह की हमारे स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, ज्योग्राफिक लोकेशंस हैं, नीड्स हैं, उसके हिसाब से हम जाएंगे। अब आते हैं इवोल्यूशन किस तरह से हुआ लेबर पॉलिसी का इंडिया के 5 ईयर प्लान्स में। तो यहाँ पर आपको जितना भी पार्ट मैंने अभी समझाया था वो पूरा का पूरा एक तरीके से समराइज्ड वे में दे रखा है, इसका आप एक बारी रीड कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको फिर ये समझ में आ जाएगा। पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है। मैंने एक एक सेकंड के लिए उसको रोक दिया है, तो उतने में आप पॉज कर कर उसको रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स बना सकते हो। चलो अब आ जाते हैं कि भाई आर्किटेक्चर कैसा बना सोशल डायलॉग का इंडिया में। तो हमने बताया था आपको कि ट्राइपार्टाइट सिचुएशन की बात हुई कि भाई हमें एक ट्राइपार्टाइट फ्रेमवर्क बनाना है। तो अब ट्राइपार्टाइटिज्म जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में किस तरह से आया, तो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो इंडिया के जो इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रेमवर्क है उसमें ट्राइपार्टिज्म की बात होती है। आप हमेशा देखेंगे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो प्राइमरी चैनल है, ठीक है, कि भाई कंसेंसस हमें बिल्ड कराए ये प्राइमरी चैनल हमारी लेबर पॉलिसी में। उसके लिए आईएलओ जो है वो काफी लंबे समय से बहुत अच्छे तरीके से सर्विंग कर रहा है। तो ओरिजिन एंड फिलोसफी की बात कर लेते हैं ट्राइपार्टिज्म में। ट्राइपार्टिज्म किस चीज के ऊपर बेस्ड है कि भाई हमें ना यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि लेबर और मैनेजमेंट दोनों ही एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, जबकि जो हमारा स्टेट है वो यहाँ पर एक न्यूट्रल अप्रोच मेंटेन कर कर चलेगा, एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, जहां पर कि आउटकम्स जो हैं वो कलेक्टिवली बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में देखें कि केवल लेबर का सोचें या केवल मैनेजर का सोचें, तो फिर हमारे आउटकम्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो हमें इनोवेशन, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन ये सब लेकर आना है, म्यूचुअल बेनिफिट्स लेकर आने हैं। और वो कैसे आएंगे कि हम लोग कोऑपरेट करें और यहाँ पर साथ में मिलकर काम करें, ठीक है। तो कॉलोनियल ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि भाई ये जो आइडिया था यहाँ पर पहले ये किसने आर्टिकुलेट किया, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। कब आई ये, 1931 में आई। विटले कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसने क्या रिकमेंड किया, इन्होंने बोला कि अब कंसल्टेटिव बॉडीज बनाए जाएं लेबर मैटर्स के लिए। तो अब इनकी कमीशन के यहाँ पर जो अपनी रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर बेसिस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने
बोला कि अब हम ना सेंट्रलाइज पॉलिसी मेकिंग करेंगे, तो लेबर को इन्होंने कंकरेंट लिस्ट में रख दिया। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? एक होती है आपकी स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, और जो मैटर्स यहाँ पर स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में नहीं होते हैं उन्हें हम कंकरेंट में रखते हैं। स्टेट लिस्ट वाले मैटर्स पर सारे डिसीजंस स्टेट के होते हैं, सेंट्रल लिस्ट वाले सारे मैटर्स में सेंटर के होते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों का यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस चल सकते हैं। तो लेबर आपकी कंकरेंट लिस्ट में आती है, इसीलिए जब मैं आपको एक्ट्स पढ़ाती हूँ तो आप देखते हैं कि अलग अलग एक्ट्स में कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स भी है, तो वो इसीलिए आती हैं। ठीक है, याद रखना लेबर कौन सी लिस्ट में आती है, सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कंकरेंट लिस्ट में। देन आती है बात वॉर टाइम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की। तो जो ट्राइपार्टिज्म था वो इंस्टीट्यूशनलाइज कब हुआ? आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो आपको पता होगा ब्रिटिशर्स ने इंडिया से बिना पूछे इंडियंस को बोल दिया था कि वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसे आईएनसी ने बहुत ज्यादा यहाँ पर बोला था कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, और इसी की वजह से उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह थी उन्हें यहाँ पर बॉयकॉट कर दिया था। प्लस थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी हमारी, थर्ड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सॉरी, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन नहीं की थी। किसने नहीं ज्वाइन की थी? आईएनसी ने नहीं ज्वाइन की थी। तो अब यहाँ पर ना हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसे ज्वाइन कर लें, और इनका कहना था कि अगर आप हमें यहाँ पर फ्रीडम दे देते हो, कंप्लीट फ्रीडम दे दोगे, तभी हम ज्वाइन करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर अब इनके ऊपर प्रेशर था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि वही प्रोडक्शन जो है वो हम मेंटेन करें। तो इन्होंने क्या किया, नेशनल लेवल पर ट्राइपार्टाइट बॉडीज बनाई, जिनको इन्होंने आईएलओ के मॉडल के ऊपर बनाया। तो यहाँ पर एक प्रैग्मेटिक स्ट्रैटेजी थी कि कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन करें, और यहाँ पर एक कमिटमेंट दिया गया सोशल डायलॉग का। तो सारी बात वही है कि इंडियंस में, अब आपको पता है सब लोग यहाँ पर नेशनल कांग्रेस जो था उसको फॉलो करते थे, आईएनसी को। तो अब जैसे ही आईएनसी ने बोला कि भाई ये तो हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वर्कर्स ने भी मना कर दिया कि हम नहीं काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉर टाइम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए ये लोग आईएलओ का मॉडल लेकर आए। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, जब इंडिया में ऐसे समझो अगर किसी को रोटी की भूख है ना, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, उसको 2 टुकड़े रोटी के दे देंगे कि ये हमारी साइड आ जाए। ओके, तो दिस वाज समथिंग लाइक ब्रिटिशर्स जो हमारे साथ करते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटमेंट। तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, अब यहाँ पर इसने अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा। इन्होंने आईएलओ कन्वेंशन 144 जो थी ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन के ऊपर, उसको ही अडॉप्ट कर लिया, और 1978 में इन्होंने इसको इंडिया की ग्लोबल और डोमेस्टिक कमिटमेंट बना दी सोशल डायलॉग के लिए। ठीक है, तो हम इसी के हिसाब से जा रहे हैं अभी भी आईएलओ के कन्वेंशन के हिसाब से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन जो है ये एग्जैक्टली चीज क्या है। तो देखो, ये सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि अगर हमारी मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी ऐसी कंट्री है जो कि कोई रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करना चाहती है नेशनल लेवल पर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना होगा कि वो एम्प्लॉयर्स से और वर्कर्स से या फिर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में पहले प्रॉपरली कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही कोई रूल्स फ्रेम करे। साथ में स्टैंडर्ड रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो भी इन्होंने बोला कि अब यहाँ पर आपको जो न्यूली अडॉप्टेड आईएलओ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आपको साथ में सबमिट करना होगा, बिल्कुल अपनी तरफ उसी को फॉलो करना है, ताकि आपकी यहाँ पर जो नेशनल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट इनफ हो कि वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाए इन इंस्ट्रूमेंट्स का। साथ में अब आती है बात सोशल डायलॉग की कि भाई ये सोशल डायलॉग क्या है। तो ये बोलते हैं कि जो आईएलओ के आपके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, आईएलओ के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पर हमें री करने हैं कि यहाँ डायलॉग्स हो, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, आपस में बातचीत हो, कॉपरेशन हो गवर्नमेंट का, एम्प्लॉयर का और वर्कर्स का। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर की गई थी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कि ट्राइपार्टाइट बॉडीज में इंडिया के लिए कौन है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। तो ये कब बनकर आई आपकी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आपकी स्टैब्लिश हुई थी 1942 में, और इन्हें यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है एज लेबर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश हुई है आईएलसी कब, 1942, और क्या बोल रहे हैं हम इसे, लेबर पार्लियामेंट। तो
तो यहाँ पर आपकी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन सब आ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्म लेबर लॉज लेकर आओ, डेवलप करो मैकेनिज्म की किस तरह से डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाएंगे। डेलिब्रेट किया गया कि भाई यहाँ पर हमारे पास में जो इश्यूज नेशनल इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंस के हैं उन पर और ज्यादा फोकस किया जाए। अब लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन क्या था? तो 1957 में आईएलसी रेजोल्यूशन ऑन मिनिमम वेज नॉर्म्स, ठीक है, ये आपका आया, जिसमें अभी तक ये इन्फॉर्म कर रहे हैं पॉलिसी को। तो बेसिकली क्या हुआ, इन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया। अब ये फ्रेमवर्क इन्होंने किस फॉर्मूले पर बनाया था? ये इन्होंने बनाया था, एक फॉर्मूला बोलते हैं यहाँ पर आइक्रॉइड फॉर्मूला, आइक्रॉइड, ठीक है, एक्रॉइड भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई आपको ये देखो क्या न्यूट्रिशनल नीड्स हैं हमारी लेबर की, ठीक है, इनकी क्लोथिंग नीड्स क्या है, राइट, इसके अलावा शेल्टर नीड्स इनकी हैं, सबको शेल्टर चाहिए, क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, है ना, न्यूट्रिशनल, इसमें आ गया ना न्यूट्रिशनल, क्लोथ, शेल्टर, साथ में जो अदर एक्सपेंसेस हैं आपकी फैमिली के। अब इंडिया में मेजरली क्या होता है, एक जो मेल मेंबर है वो अर्न करता है और पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ऐसा थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। यूजुअली हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में मेल और फीमेल दोनों ही अर्न कर रही है ना, बट यहाँ पर केवल मेल अकेले अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो नीड्स है वो इन्हें पूरी फैमिली की देखनी है। तो आपको यहाँ पर 3 कंजम्पशन यूनिट्स साथ में लेकर चलनी है, फैमिली ऑफ 3 कंजम्पशन यूनिट्स, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड लेबर कमिटी। स्टैंडर्ड लेबर कमिटी में क्या देखोगे, एक स्मॉलर, ज्यादा फ्लेक्सिबल ट्राइपार्टाइट बॉडी बन रही है, ठीक है। अब इनको यहाँ पर हमारी जो भी नीड्स थी उसके हिसाब से ये बनी थी, और जो फाइनल इन्होंने किया कि भाई किस तरह का एजेंडा हमारा आईएलसी का होगा। इंडस्ट्रियल ट्राइपार्टाइट कमिटी, इंडस्ट्रियल ट्राइपार्टाइट कमिटी में क्या होगा, ये आपका 1944 आईएलसी जो है उसके बाद में बना, ताकि सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न देखें। अब सेक्टर स्पेसिफिक जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, हर एक अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अब सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न्स भी देखो। तो यहाँ पर कमिटी बनाई गई प्लांटेशंस के लिए, जूट के लिए, कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए। अब इंडस्ट्री फोकस्ड फोरम्स जो थे वो प्रोवाइड किए गए, ताकि इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स हम देखकर चलें। अब ये डिक्लाइन कैसे हुआ ट्राइपार्टिज्म का कंटेम्प्ररी इंडिया में? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो ट्राइपार्टिज्म है वो हमारा अब डिक्लाइन हो रहा है। तो जो लास्ट सेशन था वो आपका कब हुआ है आईएलसी का? ये हुआ है 2015 में, ठीक है। अब इसके रिकमेंडेशंस जो हैं यहाँ पर अलग अलग आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियंस इनको रिकमेंड कर रही हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज जो हैं हमारे लेबर के ऊपर, उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस ली, लेकिन यहाँ पर इसको रिकन्वीन नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं और यहाँ पर एडहॉक कंसल्टेशंस के ऊपर रिलाय कर रही हैं। तो एब्सेंस जो है आईएलसी की ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग एंड पैसेज ऑफ 4 न्यू लेबर कोड्स, ये एक डिसीजिव शिफ्ट दिखा रहा है कि भाई आईएलसी जैसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी इन्वॉल्व नहीं हो रही और लेबर कोड्स बनाए जा रहे हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको पूरे इस फॉर्मूले में समझाई थी, एकेडॉक फॉर्मूले में, वो क्या समझाई थी? यही तो समझाई थी कि यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें जो भी रहेंगी उसको हम लोग जब भी कोई भी लेबर्स के लिए पॉलिसीज बना रहे हैं तो सब इन्वॉल्व रहेंगे। तो अब एग्जीक्यूटिव ड्रिवन हो गई रेदर देन कंसेंसस बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशल डायलॉग जो है वो कमजोर होता जा रहा है, और लेजिटिमेसी, ट्रांसपेरेंसी, कलेक्टिव ओनरशिप, ये सब खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो हमारा डिकेड लॉन्ग ट्रेडिशन था कि हमें कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल रिलेशन आना है, उसकी जगह हम यहाँ पर कहीं ना कहीं, अभी आप आगे देखेंगे लेबर कोड्स में भी, कि हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं और लेबर को साइडलाइन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है ना कि अगर किसी को ले ऑफ किया जा रहा है, रिट्रेंच किया जा रहा है, तो यहाँ पर उधर एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशंस दी जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ना हार्डली कोई कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऐसा करती हैं। तो मैकेनिज्म क्या है वेज डिटर्मिनेशन का? सबसे पहले तो थियोरी एंड प्रैक्टिस में देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन जो है वेजेस की इंडिया में, वो इंटरप्ले दिखा रही है आपको इकोनॉमिक थियोरी, स्टेट इंटरवेंशन और इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस का।
तो वेज सेटिंग जो है वो आपकी केवल और केवल मार्केट फोर्सेस के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हमें एक बैलेंस एफिशिएंसी बेसिकली बनाना है, एफिशिएंसी और इक्विटी का, ठीक है, उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो थियरीज ऑफ वेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले आती है क्लासिकल थियरीज। क्लासिकल थियरीज का मतलब होता है ट्रेडिशनल थियरीज, पुरानी थियरीज जो हमारी चल रही थी। तो सबसे पहले सब्सिस्टेंस थियरी रिकार्डो ने यहाँ पर दी थी। तो वेजेस जो हैं ये बोलते हैं कि नेचुरली यहाँ पर मिनिमम नेसेसरी दी जाती हैं फॉर सर्वाइवल, कि लोग यहाँ पर सर्वाइव कर लें। तो ये माल्थुसियन पॉपुलेशन डायनामिक्स के हिसाब से आपकी चल रही हैं। कोई भी ऐसा कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई हम यहाँ पर जो वेजेस दे रहे हैं उससे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें, हम केवल इतना दे रहे हैं कि वो यहाँ पर सर्वाइव करें, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है। अब माल्थुसियन की जो यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन थियरी है वो क्या बोलती है, वो बोल रही है कि भाई जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पर आपकी किस तरह से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे यहाँ पर कि अगर मान लो आपकी एक लाइन ये है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपकी टाइम के लिए ये वाली एक्सेस हो जाती है और साथ में यहाँ पर आपके पास में ये हो जाती है वाई एक्सेस, तो ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो अगर यहाँ पर हम ले लें लोगों को, मिलियंस में हम लोगों को ले लें, मिलियंस ऑफ पीपल को, एंड ऐसी सिचुएशन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, जो प्रोडक्शन ऑफ फूड है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड आपका किस तरह से जा रहा है, वो इस तरह से बढ़ता जा रहा है। एंड अगर बात की जाए पॉपुलेशन की तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ती है, और एक यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये मिल रही है इसे बोला जाता है माल्थुसियन कैटास्ट्रॉफी। तो बेसिकली इनका मानना ये है कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है, 1 2 4 8 कुछ इस तरीके से, और फूड सप्लाई जो है वो आपकी कैसे बढ़ रही है, वो आपकी अर्थमेटिकली बढ़ रही है कि 1 2 3 4, राइट। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होने लग गया यहाँ पर। अब ये जो इम्बैलेंस है ये इनएविटेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, जिससे फूड क्राइसिस आ जाएंगे, और फूड क्राइसिस आने की वजह से हम देखेंगे कि कुछ नेचुरल पॉजिटिव चेक्स बन जाते हैं, जैसे फेमाइन्स आनी शुरू हो जाएंगी, डिसीजेस आने लग जाती हैं, ठीक है, वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, और कुछ प्रिवेंटिव हमारे पास में चेक्स होते हैं, जैसे मैरिजेस को डिले करना शुरू कर देंगे लोग, या फिर मॉरल रिस्ट्रेंट देखने के लिए मिलता है। तो माल्थुसियन ट्रैप क्या बोल रहा है कि ये जो इनएविटेबल, इस पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इम्बैलेंस बन रहा है ये इनएविटेबल बैलेंस है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, और पॉपुलेशन आउटस्ट्रिप कर जाएगी हमारे फूड प्रोडक्शन को, ठीक है। चलो, तो सब्सिस्टेंस थियरी क्या बोल रही है कि वेजेस यहाँ पर आपके सर्वाइवल जितनी ही मिल रही है, उससे ज्यादा नहीं मिल रही। देन यहाँ पर आती है आपकी वेज फंड थियरी, जो यहाँ पर किसने दी है, ये दी है यहाँ पर आपकी वेज फंड थियरी RJS मिल ने। तो वेज फंड थियरी यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि एक फिक्स्ड फंड ऑफ कैपिटल है, ठीक है, जिसमें से वेजेस ड्रॉ हो रही हैं, तो जीरो सम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये थियरी बेसिकली ये बोल रही है कि एक प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड वेज फंड बनाया हुआ है या कैपिटल है हमारे पास में, और वेज रेट्स जो रहेंगे वो इस प्रपोर्शन ऑफ फंड के हिसाब से रहेंगे कि कितना हमारे पास में लेबर सप्लाई है और कितनी वेजेस हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम इनको पैसा दे रहे हैं, ना कि क्या स्किल्स रख रहे हैं या ये क्या काम कर रहे हैं। तो बेसिकली एक इनवर्स रिलेशनशिप भी हमें देखने के लिए मिलती है वेजेस और लेबर सप्लाई में। कैसे, मान लो यहाँ पर 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास वेजेस हैं 10,000 रुपीज, तो सबको 2-2 हजार रुपीज मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 10 लोग काम करने लगेंगे तो 10,000 रुपीज तो हमारे फिक्स है, फिक्स कैपिटल है, तो ऐसे में सबको कितना पैसा मिलेगा, सबको केवल यहाँ पर 1-1 हजार रुपीज मिलेंगे। तो यही बात यहाँ पर हमारी वेज फंड थियरी बोल रही है कि जो वेजेस हैं, ठीक है, वेजेस हमारे प्रोपोर्शनेट रेट पर चल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, वेरी अगर एकदम बहुत उसमें बोलें कि कितनी लेबर सप्लाई हमारे लिए अवेलेबल है उसके हिसाब से। तो लिमिटेशन क्या है, ना तो ये प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे, ना ये रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, ना ये कलेक्टिव बार्गेनिंग की। भाई ऐसा थोड़ी है यहाँ पर सबको एकदम मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, अगर बहुत कम वेजेस देने लगेंगे तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स करनी शुरू कर देंगे, डिस्प्यूट्स आने शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयां हो जाएंगी, स्ट्राइक्स हो जाएंगी। तो ये इनएप्लीकेबल है अगर इंडिया की कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को देखकर चलें। फिर आती है आपकी नियो क्लासिकल और फिर आती है मॉडर्न थियरीज। नियो क्लासिकल कौन से, जो ट्रांजिशन फॉर्म फेज होता है जब हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं,
तो सबसे पहले है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी फॉर वेजेस। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि वेजेस जो है वो इक्वल है कि कितना आउटपुट हमारा मिल रहा है लास्ट वर्कर एम्प्लॉयड से। तो ये यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन और मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि क्या यहाँ पर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट रहेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, एडिशनल रेवेन्यू हमारे जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनका हम देखेंगे कि उन्होंने कितना जनरेट किया है। तो अगर यहाँ पर मान लो 100 लोग थे, ठीक है, अब 101 लोग आ गए, तो 100 लोगों ने जितना काम किया और 101 लोगों ने तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडिशन हुआ होगा। तो वो जो एक पर्सन के आने से हमारे पास में आउटपुट बढ़ा है काम का, ठीक है, वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एडिशनल रिवेन्यू जो इन्होंने जनरेट किया। एंड अगर बात करें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि एडिशनल आउटपुट जो हमारे मार्जिनल वर्कर ने यहाँ पर कर दिया है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हमारे पास में कितनी है, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होती है कि अगर हम एक और एक्स्ट्रा पर्सन को लेकर आ रहे हैं तो कितना यहाँ पर वो काम एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, इनटू हमारे पास में मार्केट प्राइस क्या है गुड्स की, उससे हमें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाता है, राइट। तो ये ग्राफ किस तरीके का बनेगा आपका वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए, मान लो ये आपके वेजेस रेट्स हैं और ये आपकी एमआरपी भी है, ठीक है। तब अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने लोगों को आपने एम्प्लॉय किया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन है ये हमारी, इसके बाद में अब हमारे पास में एक इस तरह से लाइन बनेगी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपली ये देखेंगे कि ओके हमारे पास में एग्जैक्टली कितना बेसिकली काम हो रहा था। एंड अब जो हमारी एमआरपी है, ठीक है, हमारी एमआरपी कितनी होगी, वो हमारी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उतना आपके जैसे एग्जाम में आएगा नहीं, इतना ही काफी आपके लिए ये समझना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी में हम ये देखेंगे कि अगर हमने किसी एक पर्सन को एक्स्ट्रा काम पर लगा दिया तो वो हमें कितना आउटपुट जनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। बार्गेनिंग थियरी, अब ये जॉन डेविडसन ने थियरी दी थी, तो ये बोल रहे हैं कि जो वेजेस हैं वो कैसे शेप हो रहे हैं कि यहाँ पर रिलेटिव पावर क्या है हमारे एम्प्लॉयर्स और यूनियंस की। तो इंडिया का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इस थियरी पर काम कर रहा है। कौन सी थियरी है, बारगेनिंग थियरी, राइट। तो जॉन डेविडसन ने ये थियरी हमें दी थी ताकि यहाँ पर हम ये समझ पाए कि जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं सबके पास में कलेक्टिवली कितना ये यहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, इनकी रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ क्या रहेगी। ओके, चलो नेक्स्ट थियरी पर आ जाते हैं। ये थियरीज थोड़ा थोड़ा सा याद कर लेना, वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में है एफिशिएंसी वेज थियरी। एफिशिएंसी वेज थियरी क्या बात करती है, ये बोल रही है कि अगर एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट लेकर चलो जहां पर एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को मार्केट रेट से ज्यादा वेजेस पे कर रहे हैं, क्यों, ताकि यहाँ पर वो लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, अपनी लॉयल्टी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ में यहाँ पर जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो कम हो जाएगा। कोई और ऑर्गेनाइजेशन तो इतनी सैलरी दे नहीं रही जितनी यहाँ मिल रही है, तो यही काम कर लेते हैं और हाई क्वालिटी लेबर को फिर ये यहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी को रेस करना, टर्नओवर को रिड्यूस करना, स्किल टैलेंट को अट्रैक्ट करना, इसलिए यहाँ पर ये अबव मार्केट वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आईटी, फाइनेंस और हाई स्किल इंडस्ट्रीज में हमें इसीलिए वेज डायनेमिक्स समझने के लिए मिलते हैं। वेज बोर्ड सिस्टम इन इंडिया, अब एक यहाँ पर इंडिया की वेज पॉलिसी में वेज बोर्ड का सिस्टम भी आता है जो कि डायरेक्ट आउटग्रोथ दिखा रहा है ट्राइपार्टाइट पार्टिज्म की। तो ओरिजिन कैसे हुआ, ये विटले कमीशन जो हमने पढ़ा था ना, रॉयल कमीशन ऑन लेबर, अब यहाँ पर 1931 में इन्होंने इसको रिकमेंड किया और सेटअप किया गया इसको 1957 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए।
तो यहाँ पर एक चेयरपर्सन है जो कि न्यूट्रल है, ना एम्प्लॉयर की साइड से है ना वर्कर्स की साइड से है, और जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स की साइड से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उतने ही वर्कर की साइड से आएंगे, प्लस यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स रहेंगे आपके न्यूट्रल चेयरपर्सन के अलावा। तो ये इंडस्ट्री वाइड फिक्स करेंगे फेयर वेजेस क्या है, ताकि यहाँ पर वर्कर्स की नीड्स और इंडस्ट्री की कैपेसिटी क्या है पे करने की, उसके बीच में बैलेंस बनाए, और बोनस एंड ग्रेचुटी स्कीम्स के ऊपर भी एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो वेज बोर्ड सिस्टम है ये कॉन्शियस रिजेक्शन है कि हम प्रॉडली यहाँ पर मार्केट बेस्ड वेज फिक्सेशन की तरफ नहीं जा रहे, रेदर यहाँ पर एक सोशल डायलॉग को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं ताकि हम वेज डिटर्मिनेशन कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर ये भी जो वेज बोर्ड्स हैं इनका भी इन्फ्लुएंस कम होते हुए दिख रहा है, और ये लार्जली अब आपके मीडिया इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे जनरलिस्ट और नॉन जनरलिस्ट एम्प्लॉइज के लिए। शिफ्ट इन अप्रोच की बात करें तो अब यहाँ पर हम लोग स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस क्या हैं और एंटरप्राइज लेवल पर बार्गेनिंग किस तरह से की जा सकती है उस पर रिलाई कर रहे हैं, ना कि सेंट्रलाइज ट्राईपार्टिज्म। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो अब हम यहाँ पर वर्कर्स के ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं, एम्प्लॉयर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये इस तरह के जो मिनिमम वेजेस एक्ट होते हैं, अब ये कितनी बार ये आपका यहाँ पर अमेंड हो चुका है ना, इसके ऊपर आप देखो। अब फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडिया एक कंपैरेटिव ओवरव्यू है। तो यहाँ पर वर्कर्स कमेटी आपकी आई जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर, और यहाँ पर हमने देखा कि जो पार्टिसिपेशन है वो प्लांट या यूनिट लेवल पर हो रहा था, ताकि हम एमिटी यहाँ पर प्रमोट करें, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर कमेंट किया जा रहा था और देखा जा रहा था कि किस तरह के डिफरेंसेस आ रहे हैं। फिर रीजंस क्या है इसके लिमिटेड सक्सेस के, कि फंक्शंस काफी वेग थे, इंटर यूनियन राइवलरीज देखने के लिए मिल रही थी और मैनेजमेंट काफी रिलेक्टेंट था। फिर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स आई जो कि अगेन वॉलेंट्री थी, है ना। अब यहाँ पर आपके पास में वेज का वर्कर्स कमेटी, तो चलो भाई वर्कर्स कमेटी इंपॉर्टेंट हो गई, मैंडेटरी है, ये तो वैसे ही वॉलेंट्री थी। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अगेन रिलक्टेंट हो गया पावर शेयर करने के लिए। शॉप एंड जॉइंट काउंसिल्स, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स के अंडर आ रही थी शॉप फ्लोर एंड प्लांट लेवल पर। तो यहाँ पर प्रोडक्शन टारगेट्स, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, वेलफेयर, ये सब देखा जा रहा था, टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन थी, लेकिन रियल में कोई पावर शेयरिंग नहीं हो रही। फिर आए वर्कर डायरेक्टर, तो यहाँ पर ये भी अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम के अंडर थी, ब्रॉड लेवल पर वर्कर्स के पर्सपेक्टिव को पॉलिसी मेकिंग में ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। टोकन रिप्रेजेंटेशन इंटिमिडेशन हमें वर्कर डायरेक्टर्स का देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। अब सेक्शन 6 पर आते हैं, दैट इज अबाउट प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर वल्नरेबल वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जनरल फ्रेमवर्क जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, उसमें अगर हम ना जाएं उसके आगे भी देखेंगे तो इंडियन लेबर लॉज जो है वो आप देखेंगे कि भाई वल्नरेबल कैटेगरी के जो वर्कर्स हैं, या यहाँ पर पर्टिकुलरली बात करें वीमेन की, चिल्ड्रन की, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्स देखा जा रहा है कि भाई वेलफेयर भी करना है, प्रोटेक्शनिज्म की भी तरफ हम जा रहे हैं, साथ में राइट बेस्ड मेजर्स की तरफ भी जा रहे हैं। तो यहाँ जो टेंशन्स आ रही हैं कि भाई हमें क्या करना है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना है, साथ में उन्हें एम्पावर करना है कि वो यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेंट्स बने लेबर मार्केट में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ना कि हम वुमेन को बोलेंगे कि भाई देखो आपका एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता है या आपको ज्यादा परेशान किया जाता है तो आप घर में बैठो। हमें रेदर क्या करना है, उन्हें एम्पावर करने की भाई आप लेबर मार्केट में भी आओ। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर विमेन वर्कर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस देखे जाएंगे विमेन वर्कर्स के लिए, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और स्पेशल सेफगार्ड्स आ जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए इक्वल पे की, तो आर्टिकल 39 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोल रहा है कि भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। तो हम स्टैट्यूटरी फैक्ट जो है इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट का, उसके थ्रू जाएंगे। प्रोटेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो जो हिस्टोरिकली लॉस थी वो विमेन एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी कि भाई आप सर्टेन हजार्डस ऑक्यूपेशंस में नहीं जा सकते, जैसे अंडरग्राउंड माइंस, कॉटन प्रोसेसिंग, या फिर उनको बोला गया कि भाई आप नाइट वर्क नहीं करोगे, जैसे 7 PM से लेकर 6 AM की शिफ्ट्स में लेडीज या फिर विमेन काम नहीं कर सकती हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर।
फिर वेलफेयर प्रोविजंस यहाँ पर क्या कर रहे थे, सेपरेट सैनिटेशन फैसिलिटीज, रेस्ट रूम्स, क्रैश यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट्स में, ताकि विमेन को एम्प्लॉय करा जाए। देन आती है बात मैटरनिटी राइट्स की। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में स्ट्रेंथन किया गया और इसको यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया 2017 की अमेंडमेंट में, जिसमें बोला गया कि अब यहाँ पर जो पेड मैटरनिटी लीव है वो हम कब कर देंगे, 26 वीक के लिए कर देंगे। साथ में मैंडेट की गई क्रैश फैसिलिटी एस्टैब्लिशमेंट्स में जहां पर 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ठीक है, तो आपको पता है पेड लीव्स क्या होती हैं, मैटरनिटी पेड लीव्स क्या होती हैं, कि यहाँ पर अगर कोई भी विमेन है और वो प्रेग्नेंट है, तो वो प्रेगनेंसी से लेकर और चाइल्ड डिलीवरी एंड उसके कुछ टाइम के बाद तक, ठीक है, जब भी चाहती हैं उस पूरे टाइम में, ड्यूरेशन में, वो क्या कर सकती हैं, अपने लिए मैटरनिटी लीव्स ले सकती हैं। फिर आती है वर्क प्लेस डिग्निटी की बात। तो प्रोटेक्ट किया गया फ्रॉम हरासमेंट, और ये कैसे क्या किया हमने, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के थ्रू। ठीक है, कि यहाँ पर पॉश एक्ट जो आपका लग जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन, राइट। इसके बाद में आप क्या देखेंगे, ये जो प्रोटेक्शंस हैं ये प्रोटेक्शनिस्ट मॉडल चल रहे हैं कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको यहाँ पर ध्यान देना है इनका। तो विमेन अपॉर्चुनिटीज भी काफी कम हो जा रही हैं। तो जो नए लेबर कोड्स आए हैं इन्होंने थोड़ी सी शिफ्ट दिखाई है, जैसे कि अगर हम बात करें ओएसएच कोड की, तो ओएसएच कोड में हमारे पास में क्या होगा कि जो विमेन है उनको हम परमिट कर रहे हैं कि भाई आप नाइट शिफ्ट में काम करो। अब यहाँ पर आपका कंसेंट लिया जाएगा कि आप क्या नाइट शिफ्ट में काम करना चाहते हो या नहीं, साथ में कुछ सेफ्टी मेजर्स भी लिए जाएंगे। तो एक यहाँ पर एम्पावरमेंट किया जा रहा है विमेन का, इक्वल पार्टिसिपेशन हम लेकर आ रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की, ठीक है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये चीजें शिफ्ट हो जा रही हैं, और हमें यहाँ पर एक्चुअल वर्क प्लेस में सेफ्टी आएंगी या ये ऑन पेपर ही रह जाएगा, ये स्टेट इतना कैपेबल है कि वो इन जो भी रेगुलेशंस बना रहा है, जो लॉज लेकर आ रहा है, इन्हें ठीक से फॉलो करवा पाएगा या नहीं। अब पॉलिसीज एंड प्रोविजंस हमारे चाइल्ड लेबर के लिए देखें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, इसमें एक डुअल अप्रोच आ रही है, प्रोहिबिशन और एजुकेशन की। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 24 यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है चिल्ड्रन का बिलो 14 इयर्स हजार्डस ऑक्यूपेशन में, उसको प्रोहिबिट कर रहा है। और आर्टिकल 21 ये बोल रहा है कि भाई इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दो। एक तो इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, साथ में इनको किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में आप काम नहीं करवाओगे। फिर आती है चाइल्ड लेबर लॉ। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन जो है उसमें हमारा ये अमेंड हुआ था 2016 में। इसमें इन्होंने बोला कि अब यहाँ पर नियर टोटल बैन है चाइल्ड लेबर पर अंडर 14, जो बच्चे यहाँ पर 14 से कम उम्र के हैं, अक्रॉस ऑल ऑक्यूपेशंस। और एक न्यू कैटेगरी बनाई गई अडोलसेंट्स की, 14 से 18 साल के जो लोग हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया कि आप हजार्डस वर्क नहीं करोगे। देन पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो नेशनल पॉलिसी आई चाइल्ड लेबर पर, जिसमें 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी हमने ली कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होना है, अब यहाँ पर कन्वर्जेंस होना चाहिए डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरवेंशन भी देखा जाएगा। तो एनसीएलपी की अगर हम बात करें तो ये एक प्राइमरी व्हीकल है जिसमें कि बच्चों को रेस्क्यू किया गया, रिहैबिलिटेट किया गया और रीइंटीग्रेट किया चाइल्ड वर्कर्स को इनटू फॉर्मल स्कूलिंग। तो अब आप देखेंगे कि अलग अलग में यहाँ पर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप अगर कहीं पर देख रहे हैं कि कहीं चाइल्ड है, ठीक है, कोई बच्चा है जो कि लेबर में काम कर रहा है, भी यहाँ पर जैसे किसी ढाबे पर काम कर रहे हैं, किसी शॉप पर काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनकी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर कर कंप्लेन कर सकते हो कि भाई सो एंड सो पर्सन के यहाँ पर ऐसे एक छोटा बच्चा काम कर रहा है। तो एक शिफ्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है कि पहले हम टॉलरेट कर रहे थे और रेगुलेट कर रहे थे चाइल्ड लेबर को, अब यहाँ पर हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं और इन बच्चों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट हो रही है हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि किस तरह से एक पैराडिग्म शिफ्ट देखने के लिए मिला है कंसोलिडेशन एंड रिफॉर्म्स में थ्रू द 4 लेबर कोड्स। तो 2019-20 में पार्लियामेंट ने यहाँ पर 4 लेबर कोड्स लेकर आई थी, जिसमें कि 29 सेंट्रल लॉज को हमने कंसोलिडेट कर दिया। तो ऑफिशियल रैशनाले में हमने यहाँ पर एम्फेसाइज किस चीज पर किया कि सिंप्लीफिकेशन करें, यूनिफॉर्मिटी लाएं और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए। तो प्रोटेक्शन जो है, ठीक है,
अब वो हमने एक वाइडर वर्कफोर्स के लिए लेकर आए हैं, तो रिफॉर्म्स काफी ज्यादा डीपली कंटेस्टेड हैं एंड एक यहाँ पर परसिस्टेंट टेंशन जो आ रही है लेबर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर्स और सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स में, उसके ऊपर भी इनकी काफी अच्छी नजर गई है, उन्होंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आता है कोड ऑन वेजेस 2019। यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी गई वेजेस की, एंश्योर किया गया कि जो अलाउंसेस हैं उनको हम वेजेस से एक्सक्लूड करें, हटा दें, और यहाँ पर वेजेस जो हैं वो आपके टोटल रेन्यूमरेशन के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो बेस था यहाँ पर प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुटी का, उसको एक्सपेंड किया गया। नेशनल फ्लोर वेज, तो हमने एम्पायर करा सेंटर को कि भाई आप एक स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज बनाओ कि भाई इतना मिनिमम वेज होना चाहिए। देखो किसी स्टेट में आप देखोगे कि बहुत अच्छे मिनिमम वेजेस चल रहे हैं, किसी स्टेट में बहुत कम है, तो यहाँ पर वो जो डिस्पैरिटी है वो भी 100-200 रुपीज का डिफरेंस लेकर आती है। इसीलिए बोला गया पर डे के हिसाब से कि नहीं, हमें ना यहाँ पर मिनिमम एक वेज सेट करनी है कि सभी को इससे ज्यादा वेजेस प्रोवाइड करनी है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। यूनिवर्सल कवरेज की बात की गई कि टाइमली वेज पेमेंट की जाएगी और मिनिमम वेज प्रोविजन जो है वो सभी एम्प्लॉइज के लिए है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें चाहे ऑर्गेनाइज्ड में। तो प्रोग्रेसिव है ये कवरेज में। एनफोर्समेंट कैपेसिटी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंसर्न है, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो आपके यहाँ पर मेड काम कर रही हैं, क्या उनको उतना पैसा मिल पाएगा, है ना, ये सारी चीजें आप देखोगे। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, जो हायरिंग एंड फायरिंग फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। तो इन्होंने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, जो पहले हमारा प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल हमें चाहिए था किसी को भी जॉब से निकालने में, तो वो था 100 वर्कर्स वाली स्टैब्लिशमेंट में, अब ये 300 वर्कर्स हो गया। तो यहाँ पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं कि केवल वो फर्म्स जिनमें कि 3+100+ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होगा अगर वो किसी को फायर करते हैं। स्ट्राइक्स की बात कर लेते हैं, तो मैंडेटरी 14 डेज का नोटिस दिया जा रहा है और एक ब्रॉडर डेफिनेशन है जिसमें कि मास कैजुअल लीव जो है उसे भी कवर कर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कलेक्टिव एक्शन। देन यूनियन रिकॉग्निशन की बात हो रही है, तो सोल नेगोशिएटिंग यूनियन वो यूनियन जिसमें कि जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो 50% मेंबर्स उसके कैसे होने चाहिए, 50% या उससे ज्यादा मेंबर्स इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अदरवाइज एक नेगोशिएटिंग काउंसिल जाएगी। मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रेड यूनियन एक्ट में समझाया हुआ है जब मैंने आपको आईआर कोड का पार्ट पढ़ाया था। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्रिटिक्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो आईआर कोड है वो बैलेंस एम्प्लॉयर्स की तरफ लेकर जा रही है। क्यों? क्योंकि अब पहले हमारे पास 100+ वर्कर्स वाली स्टैब्लिशमेंट्स चल रही थी, अब हम 300 वर्कर्स वाली स्टैब्लिशमेंट्स की तरफ चले गए हैं। फिर कोड आता है आपका सोशल सिक्योरिटी 2020, तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं, अब ये कैटेगरीज हमारी फर्स्ट टाइम के लिए रिकॉग्नाइज की जा रही हैं, जिसमें कि हम एक सोशल सिक्योरिटी फंड प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको फाइनेंस किया जा रहा है पार्शियली बाय द एग्रीगेटर्स। तो यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन में आप क्या देखोगे कि एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी को हम एक्सटेंड करेंगे टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। फिर यहाँ पर बात की जा रही है अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन ऐसे लोग हैं। ग्रेचुटी फॉर फिक्स्ड टर्म, तो एम्प्लॉयमेंट अगर यहाँ पर आपकी बेसिकली 1 साल से ज्यादा की सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो प्रो रेटा एंटाइटलमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्रो रेटा मतलब जितना आपने काम किया है जितने साल के लिए, उस हिसाब से आपको ग्रेचुटी मिल जाएगी। आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर एक्सक्लूजन और डेटा प्राइवेसी का जो कंसर्न है वो रेज हो जाता है। कोड का जो एम्बिशन है, ठीक है, वो नोटेबल है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस किस चीज पर डिपेंड करेगी कि किस तरह से फाइनेंसिंग हो रही है, स्टेट लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी और इनफॉर्मल वर्कर्स को हम कितना कवर कर रहे हैं। फिर आते हैं ओएसएच कोड में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो यहाँ पर 13 सेफ्टी और वेलफेयर लॉस को हमने मर्ज कर दिया है एंड कंप्लायंस करने की कोशिश की है विद सिंगल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। तो ज्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन यहाँ पर हमें फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट की दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो रही है यहाँ पर कि यहाँ पर जो कोर एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उसका रिस्ट्रिक्ट यूज कर दिया है हमने, बट विद ब्रॉड एक्सेप्शंस। तो थ्रेशोल्ड जो है वो हमारी अब 50+ वर्कर्स की हो गई है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, तो यहाँ पर हम सेल्फ माइग्रेंट्स जो हैं उनको इंक्लूड करेंगे और मैंडेट करेंगे जर्नी अलाउंसेस। देखो ये कुछ तरह के कोड्स हैं। अब ये सारे पार्ट्स ना हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जब इन कोड्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे तब थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मोटा मोटा समझ लो, ओके।
अब कंपैरेटिव एनालिसिस की बात हो रही है ऑफ की प्रोविजंस ओल्ड लेबर लॉस वर्सेस न्यू लेबर कोड्स, जैसे वेजेस की डेफिनेशन को बदल दिया गया है ना। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम वेजेस जो हैं उसको भी आपका चेंज कर दिया गया है। तो पहले आपके पास क्या था, अभी नए प्रोविजंस में आपके पास में क्या होगा, तो वो सारी बातें हैं। अब नेशनल फ्लोर वेज लेकर चल रहे हैं ना हम यहाँ पर, ले ऑफ में यहाँ पर 300 प्लस वर्कर्स में गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था, यहाँ पर 300 वर्कर्स के लिए। यहाँ स्ट्राइक्स की बात की गई है कि पहले 14 दिन का नोटिस अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तब देना है, अब ये सभी स्टैब्लिशमेंट्स के लिए बोल दिया गया। और मास कैजुअल लीव होगी तो वो भी स्ट्राइक में आ जाएगी। ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन, तो यहाँ पर कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था, यहाँ पर सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बनेगी अगर 51 प्लस सपोर्ट है आपके पास में। इसके अलावा स्टैंडिंग ऑर्डर्स, तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में भी हमने क्या देखा था कि पहले जब इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट्स आपकी 100 प्लस वर्कर्स की थी तो उनके लिए मैंडेटरी था, प्लस गवर्नमेंट यहाँ पर मॉडल प्रोवाइड करी थी। यहाँ पर इस थ्रेशोल्ड को फिर से 300 प्लस वर्कर्स के पास पहुंचा दिया। गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि हमारे पास में डिलीवरी बॉयज हो जाते हैं, फ्रीलांसर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कोड में पहली बार इनको डिफाइन किया गया है, पहले तो इनको डिफाइन ही नहीं किया गया था। तो यहाँ पर प्रोविजंस बनाए गए हैं स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। नाइट वर्क फॉर विमेन, तो यहाँ पर आप 7 PM से 6 AM के लिए प्रोहिबिटेड थे, अब यहाँ पर परमिटेड किया गया है, लेकिन विमेन का कंसेंट लिया जाएगा। जो लोग यहाँ पर काम करना चाहती हैं उन्हीं को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो यहाँ पर रेगुलेटेड था कि भाई जो भी 20 प्लस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं वहां पर, है ना, इसमें आपके पास 50 प्लस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए एस्टैब्लिशमेंट्स में रेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हम देखेंगे कि जो अभी कोड्स आ रहे हैं उसमें काफी सारे, एक तो हमारे पास में जो स्टैब्लिशमेंट्स थी, ठीक है, एम्प्लॉयर्स की साइड कैसे जा रहा है कि 100 प्लस वर्कर्स की जहां जहां नीड थी वो 300 प्लस वर्कर्स हो गई। कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले सीन में हमने देखा कि 20 प्लस वर्कर्स थे, अब 50 प्लस वर्कर्स की जरूरत हो गई। तो इस तरह के चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं, जैसे विमेन के लिए अब नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी गई है। पहले एकदम मना था कि 7 PM से 6 AM तक विमेन वर्क नहीं कर सकती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। सेक्शन 8 कंक्लूजन, तो चैलेंजेस क्या है और फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री क्या है लेबर पॉलिसी की इंडिया में। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले हम एक स्टेट लेड प्रोटेक्शनिस्ट फ्रेमवर्क की तरफ थे, जैसे 5 ईयर प्लान्स में हमने देखा कि स्टेट हमें प्रोटेक्ट कर रहा था। अब हम मार्केट ओरिएंटेड मॉडल की तरफ आ गए हैं, तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, इन सब पर फोकस किया जाए। ठीक है, तो अब हम प्रोटेक्शन से पार्टिसिपेशन की तरफ आ गए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर से एंटायर वर्कफोर्स को कवर कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पर केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थे, अब इनफॉर्मल वर्कर्स के ऊपर भी उतना ही ध्यान दे रहा जा रहा है, उनके लिए भी स्कीम्स ला रहे हैं। स्टेट रेगुलेटेड जॉब सिक्योरिटी से अब हम एंटरप्राइज फ्लेक्सिबिलिटी पर आ गए हैं। ट्राई पार्टिसिज्म से अब हम एग्जीक्यूटिव लेड रिफॉर्म्स पर आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर काफी सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं जो आप वैसे खुद भी रीड कर सकते हो, एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा बट इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट। तो यूनिफॉर्म अडॉप्शन हमारे स्टेट्स के साथ में थोड़ा मुश्किल है ना। और यहाँ पर प्रोटेक्शन हमें करना है 400 मिलियन इनफॉर्मल और गिग वर्कर्स का, तो ये तो काफी ज्यादा स्टेट की कैपेसिटी ही नहीं है अभी, उससे बहुत ज्यादा हाई नंबर है। फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी का एक बैलेंस बनाकर चलना है, तो मैनेजरियल ऑटोनॉमी यहाँ पर ज्यादा है, रिट्रेंचमेंट, स्ट्राइक्स, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, जबकि यहाँ पर लेबर को कम हम देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग मिल रही है या पावर्स मिल रही हैं। रिवाइटलाइजिंग सोशल डायलॉग, तो एक लेजिटिमेसी डेफिसिट हमें देखने के लिए मिल रहा है अगर हम बात करें, क्योंकि काफी ज्यादा आप देखेंगे कि कोई भी ट्राईपार्टाइट फोरम्स जो हैं, ठीक है, उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई क्या ये लेजिटिमेट है? नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स यहाँ पर अपना पॉइंट रख नहीं पा रहे। ठीक है, गवर्नमेंट केवल अपने बेसिस पर कर रही है, पहले कंसेंसस लेती थी, तो हमें यहाँ पर ट्रस्ट रिबिल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो गया। फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री यही है कि भाई एक न्यू एरा ऑफ फॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि रिकॉन्फ़िगरेशन होगा ट्रेड यूनियनिज्म का। कंसोलिडेशन अब यहाँ पर नेगोशिएटिंग यूनियंस की बनेगी। अब कोशिश क्या होगी, एक यूनियन बने, लेकिन ऐसी बने कि यहाँ पर जो कि सोल नेगोशिएटिंग यूनियन बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटिकल विल कैसी है हमारे लीडर्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कैसी है, और मेच्योरिटी हमारे सोशल पार्टनर्स की कैसी है, उसके ऊपर ये लेबर कोड्स और यहाँ पर ये कितना अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा, राइट। चलो अब आगे बात कर लेते हैं
हमारे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स की। अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिले या फिर आप चाहते हैं हमारे साथ किसी भी कोर्स के थ्रू जुड़ना, तो आपको हमें क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट या फिर आरपी एकेडमी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है और वहां पर आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स आपको मिलेंगे, डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल समरी शीट्स मिलेंगी। डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल का मतलब होता है, देखो टॉपिक वाइज डिटेल नोट्स भी आप डाउनलोड कर कर पढ़ सकते हो, लेकिन इन्हें प्रिंट नहीं कर सकते हो, रेदर इनको आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पर ही पढ़ पाओगे। लेकिन अगर बात करें समरी शीट्स की, तो उनको आप अपने फोन में ट्रांसफर भी कर सकते हो, इस तरह से है। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, हम लोग कुछ भी नोट्स बनाते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें कॉपी कर लेती हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता, मतलब हम लोग कॉपीराइट भी नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो जाती है। बाकी 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, तो इन मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, साथ में आप इन्हें हमारे प्लेटफॉर्म पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 1500 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, जो कि पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं और ये कोर्स आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लेना। प्लस हमने यहाँ पर एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, तो आपको आरपीए एकेडमी ईपीएफओ सर्च करना है टेलीग्राम पर, तो आपको हम मिल जाएंगे। साथ में आरपीए एकेडमी का अपना खुद का जो चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।